Assalamu alaikum students, how are you? I am your physics teacher तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया है। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, फिर हम देखेंगे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। उसके बाद हम ऐसे यूनिट्स की कन्वेंशंस को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एरर्स को स्टडी करेंगे। आइए स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच यूज पावर ऑफ 10। मतलब हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई भी 10 की पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है 157.5, 157.5, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डेसिमल है ये पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। यही मैंने बात यहाँ पे लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट आर एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम डेसिमल को 2 डिजिट मूव करवाएंगे 1 2, ठीक है, जहां पे लेके आएंगे तो साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको समझने का एक और आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास है 0, यहाँ पे होते हैं +1, यहाँ पे होता है +2, यहाँ पे -1 -2, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हमने डेसिमल को नेगेटिव के लॉन्ग मूव करवाना है तो पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर आपने डेसिमल को पॉजिटिव के लॉन्ग मूव करवाना है तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 0.0057। देखें, यहाँ पर जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5। तो डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3। ये देखें 5.9 मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब 3 के साथ कौन सा साइन आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने डेसिमल को पॉजिटिव के लॉन्ग मूव करवाया, लेकिन पावर किस में नहीं चाहिए, नेगेटिव में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास 10 की पावर को बोलते हैं। ठीक है, और इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला प्रीफिक्स है मेगा, इसका सिंबल है कैपिटल M। ठीक है, और इसको लिखते हैं 10⁻⁻6 में। दूसरा है किलो, किलो का सिंबल होता है K, इसको लिखते हैं 10⁻3 की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास हेक्टो, हेक्टो का सिंबल है स्मॉलर h, इसको हम लिखते हैं 10⁻2 की फॉर्म में। नेक्स्ट है डीका, इसको लिखते हैं स्मॉलर डी के सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होती है वो 10⁻+1। ये है डेसी, डेसी का सिंबल होता है स्मॉलर डी और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेंटी, सेंटी का जो सिंबल है वो होता है स्मॉलर सी और इसकी जो वैल्यू है 10⁻²। इसी तरह मिली है, मिली का सिंबल स्मॉलर m और इसकी वैल्यू 10⁻³ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो, माइक्रो का सिंबल हमारे पास ये होता है। ठीक है, आप कह लें इसको स्टाइलिश यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट्स, ये जो 10 की पावर है इसको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं, इनका स्पेशल नेम होता है, सिंबल होते हैं। ओके हो गया स्टूडेंट्स। और ये प्रीफिक्सेस क्यों यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस कोई भी लार्ज वैल्यू को इजी बनाने के लिए यूज होता है, स्मॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू थी, इसको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेजरमेंट को जो है वो इजी करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रीफिक्सेस में। मतलब ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, साथ प्रीफिक्सेस आ गया। तो प्रीफिक्सेस किस चीज में हेल्प करता है, मेजरमेंट को इजी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कन्वेंशंस फॉर एसआई यूनिट्स।
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की कन्वेंशंस हैं, ठीक है। कन्वेंशंस बोलता है मुआहदे को, ठीक है। पहला पॉइंट है एसआई यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल सिंबल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्पेयर है, ठीक है। एम्पेयर को हमने ए से रिप्रेजेंट करना, कैपिटल ए से। इसको एब्रीविएशन से रिप्रेजेंट नहीं करना, मतलब एएमपी से रिप्रेजेंट नहीं करना। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यूनिट है न्यूटन, ठीक है, तो आप उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, NEW से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये तरीका गलत है। नेक्स्ट है फुल नेम ऑफ यूनिट्स नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट आ जाए और उसका हमने पूरा नेम लिखना हो तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉलर होगा। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट है, तो न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ये जो यूनिट है ये किसके नेम पे है, साइंटिस्ट के नेम पे है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉलर होगा, कैपिटल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम एम्पेयर की बात करें तो एम्पेयर का सिंबल कैपिटल ए होता है, लेकिन अगर हमने फुल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको स्मॉलर लेटर में लिखते हैं, स्मॉलर ए से स्टार्ट करते हैं। थर्ड है सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट रिटन इन कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स अगर साइंटिस्ट के नेम पर हमने यूनिट लिखना हो और यूनिट का सिर्फ सिंबल रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन यूनिट किसके नेम पे है, साइंटिस्ट का नेम पे। अगर हमने इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एन, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक पास्कल यूनिट है प्रेशर का, तो पास्कल भी साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट है, तो हम इसको भी कैपिटल पी से स्टार्ट करेंगे, इसको स्मॉलर लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर सिंबल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह का यूनिट आ जाए तो जिसमें बेस यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनके दरमियान हमने स्पेस नहीं रखनी, उसको हमने इकट्ठे करके लिखना है। फॉर एग्जांपल मिलीलीटर है, इसमें स्पेस है, तो ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। मिलीलीटर को, मिली क्या है प्रीफिक्सेस है, लीटर क्या है यूनिट है, तो दोनों को हमने इकट्ठा लिखना है। स्टूडेंट्स ये तरीका करेक्ट है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं 1 माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है तो फैरेड किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ माइक्रो दो बार आ गया, मतलब यहाँ पर कंपाउंड प्रीफिक्सेस है, तो ये लिखना गलत है। एक प्रीफिक्सेस से ज्यादा प्रीफिक्सेस एक जगह पे लिखना रॉन्ग होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइक्रो की वैल्यू हमने क्या पढ़ी हुई है, 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 क्या होता है 10⁻12, और 10⁻12 जो है वो पीको के इक्वल होता है। ये देखें 1 पिको फैरेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फैरेड यूनिट है और पिको क्या है, प्रीफिक्सेस है, तो प्रीफिक्सेस ए टाइम आ गया है, तो ये तरीका ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट मिक्स सिंबल रिटन इन सेम एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स हम मिक्स सिंबल्स को सेम एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर ये यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है वेलोसिटी का, तो हम इसको m/s लिखेंगे, m/सेकंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो सेकंड है वो फुल फॉर्म है, ठीक है, और जो s है वो सिंबल है। अगर हमने लिखना है तो दोनों सिंबल्स होने चाहिए, अगर लिखना है तो दोनों ही एब्रिविएशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू पावर, the power applies to whole multiple not base unit alone। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, आप एग्जांपल के जरिए समझें, यहाँ पे लिखा हुआ 1 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर क्या है, यूनिट, और किलो क्या है, प्रीफिक्सेस है, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस और यूनिट के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर होल के ऊपर होती है, वो सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं होगी, वो प्रीफिक्सेस के ऊपर भी होगी। तो किलो की वैल्यू हमने क्या पढ़ी हुई है,
10⁻+3। तो 10⁻+3 का स्क्वायर क्या होता है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 बार 6, तो 10⁻6 आ गई। तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई के का स्क्वायर 10⁻6 और साथ आ गया मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ कन्वेंशंस, इसका आपने ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आप ये करते हुए गलती ना किए जाए, इसको एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लें, ठीक है। पेपर में ये चीज़ें जो है वो इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल्स में जो है वो कटिंग हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है एरर। व्हाट इज एरर? स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका लफ्जी मतलब लिखा है गलती। एरर का मतलब क्या होता है, गलती, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है ना, उसको हम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आयरन का, लोहे का एक मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, मैंने उसकी विड्थ, मुझे पता है कि उसकी विड्थ 20 मिलीलीटर है। कितनी है? 20 मिलीमीटर। आयरन का एक ब्लॉक, और उसकी जो कि मुझे एक्चुअल वैल्यू पता है वो है 20 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स जब मैं इसी ब्लॉक को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूँ, तो वो मेरे पास रीडिंग आती है 19.0 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान कितने का फर्क आ गया? इनके दरमियान 1 मिलीमीटर का फर्क आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, वो 20 मिलीमीटर थी। जब मैंने उसी आयरन के ब्लॉक को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, तो मेरे पास जो रीडिंग आई वो आई 19.0 मिलीमीटर। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आया 1 मिलीमीटर का। तो ये जो डिफरेंस आया है, इसी को हम बोलते हैं एरर। यही उस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर कहलाता है, ठीक है। अब इस एरर को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह खत्म कर सकते हैं ये मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई चीजें। ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एरर की जो है वो समझ आ जाए। जब एरर की समझ आ जाएगी तो अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। बस आपने ये जहन में रखना है कि जो एरर है वो क्या होता है, एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है। एक्चुअल वैल्यू जो उसकी असल वैल्यू थी, और जो हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर की, वो मेजर्ड वैल्यू होगी, और इनके दरमियान जो डिफरेंस आ गया 1 मिलीमीटर, वो क्या था? इसका एरर था। वो इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर था, और उस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर को हम खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, गैर यकीनियत, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बच्चे ना ये समझते हैं कि जो एरर है अनसर्टेनिटी वो एक ही चीज है फिजिक्स के अंदर। स्टूडेंट्स नहीं, इनमें फर्क है। फर्क क्या है? एक चीज मैंने आपको बता दी है, दूसरी मैं भी आपको बताऊंगा, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास एरर की कुछ काजेस थी, ये बताना मैं आपको भूल गया, ये हम स्टडी कर लेते हैं। ड्यू टू अनएक्सपीरियंस और नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन। इसके जो पहला काज है, जो पहली वजह है एरर की, वो इनएक्सपीरियंस है, ये पर्सन का नेग्लिजेंस है। मतलब जब हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी मेजरमेंट करते हैं किसी भी बॉडी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए लैब के अंदर, तो हो सकता है कि वो जो बंदा है या जो बच्चा है वो नेग्लिजेंस हो, ठीक है, उसकी लापरवाही हो मेजरमेंट करते हुए, या वो बंदा खुद जो है वो इनएक्सपीरियंस हो। इनएक्सपीरियंस का मतलब उसको तजर्बा ना हो, पहली बार प्रैक्टिकल कर रहा है, तो तब भी जो है वो एरर आ सकता है, ठीक है। सेकंड है ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि वो बंदे को तो एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट ही ठीक ना हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कौन बनाने वाला है? इंसान ही बनाने वाला है, ठीक है। तो इंसान से ही गलती हो सकती है इंस्ट्रूमेंट बनाने में, और उस इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू अनअप्रोप्रिएट मेथड। स्टूडेंट्स, अनअप्रोप्रिएट मेथड का मतलब कि हो सकता है
कि वो जो बंदा है या वो जो बच्चा है जो मेजरमेंट कर रहा है वो एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन जो वो टेक्निक या मेथड यूज कर रहा है मेजरमेंट के लिए वही गलत हो। तो ये तीन मेन काजेस हैं एरर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी का मैंने बताया था मतलब गैर यकीनियत होता है। ठीक है, ये तीन काजेस तो आपको पता चले गए हैं कि हमारी अपनी वजह से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो नेचुरली होती है, इसमें हमारी अपनी गलती नहीं होती, ये कुदरती तौर पे जो है वो एरर होता है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इट इज एन अनअवॉइडेबल एरर एंड इट हैपेंस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन को अगर आपने समझना है तो इसकी काजिस को समझना होगा। काजिस है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन। देखिए स्टूडेंट, पहले पॉइंट को मैं समझाता हूँ। ये नीचे डायग्राम बनाई है एग्जांपल में, ये मेरे पास एक स्केल है और ये मेरे पास नीचे एक पेंसिल है। इस पेंसिल की मेरा लेंथ को मेजर करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि इसकी जो टेल है वो 1 के ऊपर है और इसका जो ये पेंसिल का जो सिक्का है, जो इसकी जो है वो कॉर्नर है, वो कहाँ पे है, वो इन दो छोटे पॉइंट्स के बिटवीन है। आपको पता है कि जो स्केल की लीस्ट मेजरमेंट होती है, कम से कम मेजरमेंट होती है, वो 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 और 2 इनके दरमियान डिफरेंस होता है 1 सेंटीमीटर का, और इनके दरमियान ये जो छोटी रीडिंग्स होती है ये मिलीमीटर्स में होती है। तो कम से कम रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर से कम हम रीडिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब जो कम से कम मेजरमेंट होती है या रीडिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसका जो पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, इस छोटे डिवीजन के बिटवीन में। यहाँ पे तो हम रीडिंग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। उस इंस्ट्रूमेंट की कम से कम जो मेजरमेंट होती है उसका लीस्ट काउंट होता है, उससे कम हम जो मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते। जब हम मेजरमेंट नहीं कर सकते तो ये नेचुरली जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो एरर आता है उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। इस पॉइंट को मैं कुछ इस तरह समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम के मीन वैल्यू से हम बॉल को फोर्स लगाएंगे और उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ेंगे तो हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना। जब वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा बॉल, तो चक्कर मुकम्मल करने पर स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे, तो उस टाइम जो रीडिंग आएगी, फर्ज कर लें वो हमारे पास रीडिंग है जी 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेकेंड। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो दोबारा रिपीट करने पे जो हमारे पास रीडिंग आती है वो आती है 2.2 सेकेंड। अगेन मेजरमेंट करते हैं सेम कंडीशन में, तो वो हमारे पास रीडिंग आती है 2.5 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप नोट करें कि हमने सेम मेजरमेंट की है, सेम कंडीशन अप्लाई की है, लेकिन रीडिंग्स में फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है पहले हमने स्टॉप वॉच पहले ही बंद कर दी हो, दूसरी बार जब हमने कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड मेजर किया तो उस दौरान हमने स्टॉप वॉच थोड़ा लेट जो है वो देर से बंद की हो, उसके बाद तीसरी मेजरमेंट भी की, उसके दौरान फिर हमने थोड़ा सा देर से मेजरमेंट की हो। इसका मतलब हम एक एग्जैक्ट टाइम पर जो स्टॉप वॉच है उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। ये यही कहलाता है इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। ठीक है, तो ये नेचुरली तौर पे एरर आ रहा है, कुदरती तौर पे एरर आ रहा है। तो नेचुरली तौर पे जो एरर आता है उसी को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम खत्म नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मेन फर्क है अनसर्टेनिटी और एरर में। एरर को हम कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, जीरो एरर को, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसको समझने से पहले आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज अ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सिंपल, इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो यही तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है, आप लीस्ट काउंट कह लें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, बात एक ही है। यहाँ पे आप टेबल देखें, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हमने तीन लिए हुए, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। अगर हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सिंपल 10 से डिवाइड कर दें तो वो सेंटीमीटर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होता है, वो 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दें, 0.01 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। इसी तरह स्क्रू गेज है, इसका जो लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, 10 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाता है 0.001 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज नोट करें, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे कम रीडिंग है वो किसकी है? स्क्रू गेज की। इसका मतलब स्क्रू गेज सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। कौन से सबसे? इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसकी रीडिंग रीडिंग मतलब इसका लीस्ट काउंट मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है। तो इसका मतलब जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कम होगा वो सबसे ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में इसी को हमने जो है वो स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी रेशियो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू की। फर्ज कर लें आपने एक स्केल से रीडिंग ली थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एक स्केल से रीडिंग ली थी 2 सेंटीमीटर। आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, हमने 10 से डिवाइड किया था। जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास आ गया 20 मिलीमीटर। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी रीडिंग यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर मेजर्ड वैल्यू हमने सेंटीमीटर में लेनी है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने किस में लेनी है? सेंटीमीटर में लेनी है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल के जो लीस्ट काउंट होता है वो मिलीमीटर में होता है, इसलिए हम हमेशा वैल्यू किस में लेते हैं? मिलीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में नहीं लेते। तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू 20 मिलीमीटर आ गई। तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 20 मिलीमीटर। और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है स्केल की? 1 मिलीमीटर। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है तो एक स्केल से जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितनी आई है? 20 मिलीमीटर। तो आप 20 मिलीमीटर को मेजर्ड वैल्यू की जगह पे पुट करें। और एक स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।